हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका स्टडी ट्रायंगल में। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो जिसमें जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी, 26 फरवरी, 29 फरवरी और 28 मार्च। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, अगर हम इसकी बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो डॉक्टर सीवी रमन का नाम आपने सुना होगा। सीवी रमन ने सन 1928 को 28 फरवरी सन 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1930 में दिया गया था, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डॉक्टर सीवी रमन का चित्र आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। डॉक्टर सीवी रमन, इनको सन 1930 में क्या मिला था, सन 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनका जन्म 7 नवंबर 1988 को, जैसा कि आप देख सकते हैं, 21 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें दोस्तों, तो सन 2022 की अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सतत विकास के लिए। सतत विकास के लिए 2022 की इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम रहती सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सन 2022 की ये थीम थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो मुगल शासक अकबर था, इसका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है अमरकोट दुर्ग में, फरगना में, लाहौर में, दोहाद में। अमरकोट के दुर्ग में, फरगना में, लाहौर में या दोहाद में। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के अगर हम दुर्ग की बात करें दोस्तों, अगर हम अमरकोट के दुर्ग की बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अमरकोट के दुर्ग की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, अकबर के अगर हम जन्म की बात करें, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था, सन 1542 ईस्वी में अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। अगर हम अकबर की मृत्यु की बात करें, अगर हम अकबर की मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी, सन 1605 ईस्वी में अतिसार के कारण अकबर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। जैसा कि आप जानते होंगे, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इन चारों में से आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मैप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक खास बात है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मूंगा द्वीपों से बना हुआ एक रीफ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर विश्व के महाद्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप जो 7वें नंबर पर है वो हमें बताया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सब 7वें नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप देख सकते हैं सातों महाद्वीप का चित्र आपके सामने है। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका
और यहाँ पर जो हमने मैप देखा था ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ओशिनिया भी बोलते हैं, यहाँ पर इसका आप मैप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। अगर हम दोस्तों लोकतंत्र की अगर हम बात करें, लोकतंत्र किसको बोलते हैं? लोक का मतलब है जनता, लोक का मतलब क्या है? जनता, और तंत्र का मतलब क्या है? शासन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जनता के शासन की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जिस देश में जनता का शासन होता है उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। भारत, सैन मेरिनो, यूएसए और चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत भी एक लोकतंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके पेपर में। जी हाँ दोस्तों, भारत भी एक लोकतंत्र है। तो अगर हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र की बात करें, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैन मेरिनो। सैन मेरिनो की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में एक देश है सर। सैन मेरिनो यूरोप महाद्वीप में एक देश है, जिसकी लोकेशन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए ये एशिया और ये इधर का एरिया एशिया का है, ये सब यूरोप है। यूरोप में जहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा देश है? सैन मेरिनो देश यूरोप में है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में आपको बताना है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और लाल सागर और अरब सागर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो ये किससे जोड़ती है? पनामा नहर। एक पनामा नहर है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, वो पनामा नहर है। आगे चलते हैं। सुएज नहर की अगर हम लोकेशन देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, ये यहाँ पर आपको देख सकते हो, जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है? लाल सागर है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली ये जो यहाँ पर नहर है, जहाँ मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूँ आपको, ये नहर जो है ये क्या है? सुएज नहर, जो कि मिस्र इजिप्ट के अधीन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें, सुएज नहर की हम बात करें, सुएज नहर कब बनी थी? सन 1869 में ये बनकर तैयार हो गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीयकरण किसने किया था? मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल नासिर। मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? अब्दुल नासिर। अब्दुल नासिर की हम बात करें, मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल नासिर। इन्होंने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। अगर हम सुएज नहर से अलग पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कैरेबियन सागर है, और ये प्रशांत महासागर है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को यहाँ से पनामा नहर जोड़ रही है, ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, श्वेत क्रांति, जिसको हम इंग्लिश में ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, इसका संबंध आपको बताना है, ये किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देखते हैं। दूध से, पानी से, कृषि से, फलों से। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न तो आप सभी को याद होगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। जी हाँ दोस्तों, दूध का मतलब यह है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, आपको यहाँ बताना है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, 1 जून को 1 जून को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नहीं मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? बहुत वेरी सॉरी दोस्तों, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है?
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस राष्ट्रीय जो बनाया जाता है वो 26 नवंबर को बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम तो सुना होगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने क्या किया था, सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1921 में इनका जन्म हुआ था। सन 1970 में इन्होंने केरल राज्य में ऑपरेशन फ्लड चलाया। श्वेत क्रांति जिसको हम बोलते हैं, इनको भी हम श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। अगर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात करें तो आप देख सकते हैं, इनका फोटो देख सकते हैं, यह डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। देखिए क्या है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? आपको क्या बताना है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है, ये आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, नर्मदा नदी और गंगा नदी। बताइए कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक की अगर हम बात करें तो उड़ीसा का एक शहर है कटक। तो ये आपको बताना है कटक किस नदी के पास में बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महानदी। तो कटक जो है महानदी पर बसा हुआ है। महानदी का उद्गम की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से, महानदी की उद्गम की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से ये इस नदी का उद्गम होता है। इसीलिए इस नदी को छत्तीसगढ़ की क्या बोलते हैं? गंगा। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में ये नदी गिरती है। ये बात आपको ध्यान रखती है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और, छत्तीसगढ़ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, महानदी पर बांध बताना है आपको, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत आता है। वो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की गंगा जो महानदी है, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो उस बांध का नाम है दोस्तों हीराकुड बांध। हीराकुड बांध की बात हम करें तो ये महानदी उड़ीसा में बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फोटो है हीराकुड बांध की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फोटो में, ये महानदी है। यहाँ पर ये महानदी है, यहाँ पर ये बांध बना हुआ है हीराकुंड, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट है, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कत्थे के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, तो बताइए ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन क्या है, ताड़, खैर, बरगद और नीम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खैर के पेड़ से कत्था बनाया जाता है। अगर खैर के पेड़ की बात करें तो जैसे आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ कि ये देख लिया आपके सामने खैर के पेड़ का चित्र आप देख सकते हो, इस तरह का होता है। तो खैर के पेड़ से क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनती है? आपको क्या बताना है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनती है, आपको बताना है। ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन 2 है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन 3 है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन 4 है माइक्रोबैक्टीरियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम, लैक्टोबैसिलस या माइक्रोबैक्टीरियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से दूध से जो दही बनती है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनती है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, जीवाणु से होने वाले कुछ रोग की अगर हम बात करें, जो कि जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं, तो इसकी हम बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? जीवाणु से होने वाले कुछ रोगों के बारे में आप लिख लेंगे इम्पोर्टेंट। प्लेग जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक और न्यूमोनिया,
आदि रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम है, लिखना थोड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, उसके लिए सॉरी, राइटिंग के लिए सॉरी। तो मैं आपको बता दूं कि जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं वो क्या है? प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक और न्यूमोनिया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया? हमें क्या बताना है? भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1896 कांग्रेस अधिवेशन में, 1912 में, ऑप्शन 3 1911 में, ऑप्शन 4 है 1947 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 1896, 1912, 1911 या 1947? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सन 1911 में। सन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में कहाँ कहाँ गाया गया? जो कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था सन 1911 का, वहाँ पर जो है भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो संविधान के रूप में, राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया, ये आपको बताना है। कब अंगीकृत किया गया? तो 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गान जो है अंगीकृत किया गया कि ये हमारे भारत का राष्ट्रीय गान होगा। लेकिन जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सन 1911 का, ये सबसे पहले वहाँ पर गाया गया था। ये आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय गान जो कि जिसके शुरू के वर्ड होते हैं जनगण मन। जनगण मन की अगर हम बात करें तो ये किसने लिखा था, ये आपको बताना है। ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या याद रखेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा था, जो हमारा बाद में भारत का राष्ट्रीय गान बन गया था। अगर हम इसके गाने की बात करें, जनगण मन के गाने की बात करें, जनगण मन, तो ये कितनी देर में गाया जाता है? तो इसका टाइम है 52 सेकंड। 52 सेकंड में हम इसको गा सकते हैं। अगर एक बात और करें, अगर हमें इमरजेंसी में गाना है, आपातकाल की स्थिति में, तो क्या है? 20 सेकंड में हम इसको पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि महात्मा गांधी के पास बैठे हुए, आप फोटो देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? प्रश्न नंबर 11 क्या है? क्या बताना है आपको? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? जी हाँ, इससे पहले हमने बात की थी भारत के राष्ट्रीय गान की, जो कि जनगण मन था। लेकिन राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है? यहाँ लिख लेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो ये किसने लिखा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये आपको बताना है। जैसे कि हमने राष्ट्रीय गान बताया था सन 1911 में सबसे पहली बार गाया गया था। तो पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, ये कब गाया गया था? तो इसको आप ध्यान रखना है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं वंदे मातरम की। अगर हम बात करें, वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ। आनंद मठ आपको ध्यान रखना है। आनंद मठ से ये लिया गया है। और 26 जनवरी 1950 को यह राष्ट्रीय गीत के रूप में सामने आया। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? आपको क्या बताना है? जो मानव शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये आपको बताना है। मास्टर ग्रंथि के बारे में बात करें, जैसे थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम
क्या बोलते हैं, जो मानव के शरीर की मास्टर ग्रंथि है। इसके आकार की अगर हम बात करें तो मटर के दाने के जैसा इसका आकार होता है। मटर के दाने के जैसे आकार की होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें हम थोड़ी सी। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है। अगर ये कहाँ से इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इसकी बात करें TSH हार्मोन निकलता है, जो कि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन बनाने के लिए काम में आता है। क्या है? TSH हार्मोन, जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए TSH हार्मोन काम आता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो चलिए पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें, ये देखिए हमारा ये मानव मस्तिष्क हो गया, ये ऊपर का पार्ट, जिस ऊपर के पार्ट को इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। आप देख सकते हैं सेरेब्रम इसको बोलते हैं। और ये पीछे का पार्ट होता है सेरिब्रम, इसको बोलते हैं सेरेबेलम बोलते हैं। और ये जो नली है ये ब्रेन स्टेम होती है, जिससे ब्रेन जुड़ा हुआ था, इसे ब्रेन स्टेम बोलते हैं। यहाँ यहाँ ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताई थी मटर के आकार की, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पीयूष ग्रंथि। लेकिन एक बीच में होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, और प्रश्न नंबर 13 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आपको एक इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक और थॉमसन। तो आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका रदरफोर्ड होगा। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था सन 1920 में। सन 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम रखा था, जिस पर, लेकिन इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। लेकिन प्रोटॉन की खोज करता हम किसको मानते हैं, रदरफोर्ड को मानते हैं, क्योंकि जो नाम रखता है उसे हम खोज करता मानते हैं। लेकिन जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने इसकी खोज की थी, रदरफोर्ड ने इनको पहचान करके इनका नाम रखा था। इसलिए हम प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, इसको हम ज़्यादा मान्यता देते हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करें दोस्तों, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, ये एक धनावेश होता है। और प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर लिख देंगे चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। आपको क्या बताना है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन। आपको क्या बताना है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस आपको बताना है, क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट की अगर हम बात करें, फुटबॉल की अगर हम बात करें, इसमें फुटबॉल के लिए कौन कौन सी ट्रॉफी है, तो जैसे डूरंड कप हुआ, डूरंड कप फुटबॉल के लिए है। और फुटबॉल के लिए कप और होता है फीफा कप की अगर हम बात करें तो वो किसके लिए होता है, फुटबॉल के लिए होता है। और हॉकी की अगर हम बात करें, हॉकी की अगर हम बात करें तो नेहरू ट्रॉफी किस में दी जाती है, हॉकी में। ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी में दी जाती है। थॉमस बैडमिंटन में अगर हम ध्यान रखें, बैडमिंटन में कौन सा कप दिया जाता है, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन में दिया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 15 है रतौंधी के बारे में अगर हम बात करें, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको बताना है। कि रतौंधी जो रोग है, जो कि हमारी आंखों में होने वाला रोग है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, जिसमें हमें रात होने पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, ये हमें बताना है। रतौंधी की अगर हम बात करें तो जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है।
विटामिन ए की कमी से अगर हम और विटामिन ए की कमी से जो रोग और होने वाले हैं उनकी अगर हम बात करें, जैसे मोतियाबिंद मतलब जो आँखों में होने वाले रोग होते हैं वो जो है विटामिन ए की कमी से ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लेंगे मोतियाबिंद। और एक रोग और होता है जीरोप्थैलेमिया, जिसको बोलते हैं जीरोप्थैलेमिया। जीरोप्थैलेमिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगर हम कुछ और अन्य विटामिनों की बात करें जिनसे जो है रोग होते हैं, जैसे विटामिन के की बात करें, विटामिन के, जैसे हम यहाँ दे सकते हैं विटामिन के की अगर हम बात करें तो इससे कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया रोग, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग जो है विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, जिसको बोलते हैं रिकेट, जिसको हम सूखा रोग भी बोल सकते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन बी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि विटामिन B1 की कमी से या B2 की कमी से। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ये रतौंधी रोग का, यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं, ये रतौंधी रोग का वाहक है। इस तरह से आँख हो जाती है तो हल्का धुंधला दिखाई देने लगता है, मतलब आँख में थोड़ा धुंधलापन सा आ जाता है, लेकिन रात होते ही जो है बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। तो चलिए अगर हम कुछ और विटामिन से होने वाले रोगों की बात करूं, जैसे कि विटामिन सी की बात करूं तो स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, जो कि मसूड़ा का होने वाला रोग है। चलिए अगर हम आगे बात करें विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है, बेरी, आपको ध्यान रखना है, बेरी। विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है, बेरी। अगर विटामिन B2 की अगर हम बात करें, त्वचा रोग होते हैं, त्वचा का फटना आदि, विटामिन B से होता है। विटामिन B5 की अगर हम बात करें, विटामिन B5 से कौन सा रोग होता है, तो लकवा नाम आपने सुना होगा, लकवा, जिसको हम लकवा बोलते हैं, तो विटामिन B5 की कमी से होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप जो भी चैनल मतलब वीडियो में आपको कमी दिखाई दी या मेरी कोई गलती हुई हो उसको थोड़ा माफ़ कर दो, उस गलती को मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।